और ये खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, जहां आपको बताने वाले हैं सबसे पहले कि चुनाव आयोग ने यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ तय बेंच में ये मामला पेंडिंग होने के चलते मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ, कटेरी, मंझवा, फूलपुर और करहल में उपचुनाव होने हैं। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनका दायरा पश्चिम से पूर्वांचल तक फैला हुआ है। इसीलिए चुनाव के नतीजे एक तरह से पूरे यूपी के वोटरों के मूड के तौर पर जाने जा सकते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी समेत सभी सियासी दल जमीनी तैयारी पुख्ता करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग का ऐलान नहीं किया गया है। कारण जान लीजिए। यहां पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 आम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। दरअसल ये याचिका 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद गोरखनाथ बाबा ने सपा के अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर दायर की थी, जो कोर्ट में लंबित है। हालांकि अब बाबा गोरखनाथ के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही है। याचिका वापस लेने के बाद उसके बाद चुनाव आयोग मिल्कीपुर विधानसभा पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। अवधेश प्रसाद जी, जो आप सांसद बन चुके हैं, उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है। क्योंकि जो नोटरी उन्होंने कराई थी, ये मेरी याचिका है गोरखनाथ वर्सेज अवधेश प्रसाद, लखनऊ हाई कोर्ट में। इसमें जो नोटरी कराई गई थी, जो राकेश कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, ऐसा दिखाया गया कि इनसे नोटरी कराई गई थी, उन अधिवक्ता महोदय का जब हमने आरटीआई लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी। उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसमें सुनवाई चल रही है। हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद चुन लिए गए, और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्लेक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान न होने पर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार हमलावर है। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव अभी 9 सीटों पर ध्यान दें, मौका आएगा तो मिल्कीपुर का मुकाबला भी देख लिया जाएगा। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जबकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। चुनाव आयोग का तर्क है कि मिल्कीपुर को लेकर कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से अभी चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया है। उसका कहना है कि अगर चुनाव आयोग के पास कोर्ट का कोई आदेश है तो उसे सार्वजनिक करे। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने केवल 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा की।
मिल्कीपुर की सीट पे ये कहते हुए चुनाव से इनकार किया कि एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में न कराया जाए। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में मामला पेंडिंग है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी गोरखनाथ ने याचिका दाखिल की थी। विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। अवधेश प्रसाद के चुनावी हलफनामे को अवैध बताते हुए सवाल उठाए गए थे। अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। अवधेश प्रसाद ने इस चुनाव याचिका पर आपत्ति दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये मामला अभी पेंडिंग है। वहीं बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की सियासी नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी नेता आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अपने बयानों से उनके साथ खड़े नजर आए हैं। बीजेपी ने सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया है। इंडी गठबंधन लोकसभा के चुनाव के बाद खुलकर अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ, बलात्कारियों के साथ, जाली नोटों के व्यापारियों के साथ खड़ा नजर आया है। खुलेआम अखिलेश यादव बलात्कारी के पक्ष में डीएनए टेस्ट की मांग करते हुए नजर आए हैं। जनता के सामने इंडी गठबंधन की कलई खुल गई है। जनता को विकास चाहिए और विकास एनडीए के साथ संभव है। इसलिए पूरा भरोसा है कि जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में भरेगी। वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ लड़ेगी और सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। निश्चित तौर से हम सब लोग बात कर रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। बीजेपी में केवल लोगों को लालच देकर लाया जाता है, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे जो भी ओम प्रकाश राजभर जी हों, जो भी लोग यहाँ आए हैं उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर लाते हैं और कहीं थाली परोस देते हैं 56 भोग और खाने नहीं देते, केवल दिखाते रहते हैं दूर से। तो भारतीय जनता पार्टी का समय पूरा हो चुका है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मायावती ने लिखा है, उपचुनाव में बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोशिश रहेगी कि उसके लोग इधर उधर न भटकें। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीएसपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीएसपी ये चुनाव अकेले अपने दम पर ही लड़ेगी। सोशल मीडिया से अब तक दूरी बनाए रखने वाली बीएसपी अब सोशल मीडिया का सहारा लेने जा रही है। यूपी के हर जिले में बीएसपी अपना आईटी सेल बनाएगी। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि सिर्फ आईटी सेल बनाने से कुछ नहीं होगा। बीएसपी के नेताओं को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक पॉलिटिक्स की स्टाइल थी और उन्होंने सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना रखी। मायावती जी बहुत देर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई। अभी आकाश आनंद नए हैं, उन्हें लगता है कि शायद अब रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और उन्होंने ये फैसला लिया है कि हर ज़िले में हमारी आईटी सेल हो, लेकिन कॉम्पिटेंट लोग हों, जिनको जानकारी हो सरकार की पॉलिसी के बारे में, बसपा के किए गए कामों के बारे में और सरकार की नाकामियां कहां से कैसे उठा सकते हैं उसके बारे में, या और दूसरे जो सोशल इश्यूज़ हैं उस पर क्या बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टीम होने से कोई बात नहीं बनती है। 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान होने के बाद बीजेपी के साथ एसपी, कांग्रेस और बीएसपी ने कमर कस ली है। 23 नवंबर को नतीजे बताएंगे किसके दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सीएम योगी ने खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को लेकर अहम बैठक की है। बैठक के दौरान सीएम योगी ने खाद्य सुरक्षा पर गंभीरता जाहिर करते हुए कठोर कानून बनाने की बात कही है। सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि खाने पीने के सामान में गंदी चीजें मिलाना संज्ञेय अपराध है। खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून की जरूरत है। हर उपभोक्ता को अधिकार है कि वो सेलर और सर्विस प्रोवाइडर के बारे में आवश्यक जानकारी जुटाए। पहचान छुपाकर खान पान की वस्तुओं को और पेय पदार्थों को बेचना, देना, गंदी चीजों की मिलावट करके इसे जल्द रोका जाए और जल्द नया कानून आएगा इस पर। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि खाद्य प्रतिष्ठानों में किसी कर्मचारी की घुसपैठ या
या अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है तो इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कानून में जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे, बहराइच की बात करते हैं, जहां बहराइच हिंसा के मामले में लगातार एक्शन जारी है। बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। पुलिस ने 50 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस बहराइच हिंसा में अभी और भी FIR दर्ज कर सकती है। हिंसा के आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच शुरू हो गई है। राजस्व टीम ने महाराजगंज बाजार में हिंसा के आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच शुरू कर दी है। हिंसा के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। वहीं इस मामले में आरोपी अभी फरार भी हैं। आरोपी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वहीं बहराइच में स्थिति सामान्य होने के बाद भी एहतियात के तौर पर पुलिस की टीम मौके पर तैनात है। अमेठी के गौरीगंज से SP के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अधिकारी पर आरोप लगाते हुए साफ देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। दरअसल अमेठी में खाद बीज और दवा विक्रेताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए ऑल इंडिया एग्रो इनपुट एसोसिएशन की तरफ से अधिवेशन का आयोजन किया गया था। अधिवेशन में शिरकत करने पहुंचे विधायक खुले मंच से जिला कृषि अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नजर आए। विधायक ने अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि ना आपकी नीति सही है और ना ही नीयत। भटकते हुए विधायक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 3,000 रुपए दुकानों पे बना है कि नहीं बना है, और छापा मार के 1 लाख 2 लाख रुपए 80,000 रुपए 50,000 रुपए डीलरों पे वसूला जाता है कि नहीं वसूला जाता है। ये किस नीति बनाने वाले आदमी ने कहा है, ये किस नीति बनाने वाले और किस आदेश पर ये जारी किया गया है। नियत ठीक करने की जरूरत है। बताइए, मैं मंच पर आके बैठा, जिला कृषि अधिकारी हमसे आके कान में कह रहे हैं, खड़े होके भाषण दे के कि बीज आ गया है, वितरण होना है। शर्म आनी चाहिए आपको जिला कृषि अधिकारी महोदय, आप जनप्रतिनिधि से मंच पर बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि किससे कहां कौन बात करनी है, ये भी आपको ज्ञान नहीं है। आप क्या व्यापारियों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे? व्यापारियों का आपसे ज्यादा सोशल कोई दूसरा करता होगा, नहीं करता होगा। जब आपको ये भी नहीं पता है कि हमको जनप्रतिनिधि से आगे की प्लानिंग मंच पर करना है या उसके घर जाके करना है या उसके ऑफिस जाके करना है, जब इसका भी ज्ञान आपको नहीं है तो आपको नियत और नीत दोनों का ज्ञान नहीं है। ना आपकी नियत सही है, ना नीत का ज्ञान आपको है। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट करके 20 लाख की ठगी करने वाले आरोपी दिलीप कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मुंबई NCB का अधिकारी बनकर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित को ड्रग्स, अवैध पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड सहित PMLA एक्ट का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया गया और उससे 20 लाख रुपए की ठगी की गई। जून माह में एक व्यक्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना कारित करते हुए 20 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी हुई थी। प्रकरण साइबर पुलिस के संज्ञान में आते ही अभियोग पंजीकृत करवाया गया तथा अभियुक्तों के बैंक खातों को फ्रीज करवाया गया। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व साइबर सर्विलांस के माध्यम से एक अभियुक्त जिसके खाते में 20 लाख रुपए गया था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विवेचना में अग्रिम कार्रवाई जारी है। जालौन से खबर, जहां पर अज्ञात शव का पुलिस ने शिनाख्त करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मृतक की पहचान मुंबई के रहने वाले कृष्णा मिश्रा के रूप में की गई है, जिसका शव लमसर गांव के पास मिला है। पुलिस के मुताबिक कृष्णा मिश्रा कुछ ही दिन पहले जालौन आया था और उसकी जान पहचान गुल्लन नाम के एक शख्स से हो गई थी। दोनों नशे के आदी थे। शराब पीने के दौरान ही गुल्लन ने उसकी हत्या कर दी और शव को कंबल में लपेटकर हमीरपुर नेशनल हाईवे पर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विवेचना से जानकारी हुई ग्राम गर्रेही निवासी प्रशांत और गुल्लन सिंह का ये नौकर था। मृतक और अभियुक्त प्रशांत सिंह दोनों नशे के आदी थे।
दिनांक 13 अक्टूबर को दोपहर में इन दोनों ने नशीले पदार्थ का सेवन किया। नशे की हालत में मृतक कृष्णा मिश्रा ने अभियुक्त प्रशांत के चेहरे पर वार कर दिया, जिससे गुस्से में प्रशांत ने मृतक का सर दीवार में कई बार टकरा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और इन खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।